आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें कितना टॉर्क अप्लाई होता है। तो यहां पर देखें, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हम रखेंगे एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हो गया इसका नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू मान लेते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज है, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ऑब्वियस सी बात है ये होगा प्लस क्यू चार्ज। तो इन दोनों चार्जेस पे एक फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। उससे पहले मैं कुछ डायमेंशंस लिख लेता हूं कि इसका जो लेंथ है इस डाइपोल का वो है 2a। तो मान ले कि ये इस डाइपोल का सेंटर है, तो नेगेटिव चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस l और सेंटर से इस पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस है फिर से l, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2l। तो ये 2l ये है डाइपोल लेंथ। अब देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जैसे कि हमें पता है ये जो फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू जिस चार्ज पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। उसी तरह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे भी एक फोर्स अप्लाई होगा और वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये फोर्स इसका भी मैग्नीट्यूड F होगा जो कि बराबर होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड इनटू जिस चार्ज पे ये फील्ड अप्लाई हो रहा है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब देखिए, ये जो दोनों फोर्सेस हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर दोनों एक्ट सेम लाइन में नहीं कर रहे हैं। हमें पता है किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्सेस लगते हों और वो फोर्स सेम लाइन में एक्ट ना करता हो तो फिर वो एक टॉर्क क्रिएट करता है, और इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब इसमें इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्सेस लगते हों तब। तो इस टॉर्क के कारण देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डाइपोल है, वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये टॉर्क जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ ये बराबर होता है दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स इनटू दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना होगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो डाइपोल है इसके बीच का जो एंगल है ये है थीटा। तो फिर इससे आगे देखें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम पता करेंगे दोनों फोर्सेस के बीच का। तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके इस पॉइंट तक, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि देखिए ये जो फोर्स है ये इस लाइन में एक्ट कर रहा है और ये जो फोर्स है ये इस लाइन में एक्ट कर रहा है। तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है यही होगा इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इससे आगे चूंकि ये एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो फिर ये जो एंगल होगा ये भी होगा थीटा। तो फिर टॉर्क इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स जो कि है E इंटू क्यू इंटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं इस डिस्टेंस को d कहूं तो फिर देखिए इस फिगर में ये जो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है जो कि एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, तो फिर हम कह सकते हैं
कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में जब यहां इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये साइड होगा परपेंडिकुलर और ये होगा ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूज। सो हम कह सकते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2l। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2l। तो इससे आगे हम कहेंगे d इज इक्वल टू 2l इंटू साइन ऑफ थीटा। तो वही वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर d के जगह, जो कि है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 2 इंटू l इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये पूरा टर्म बन गया टॉर्क। तो इसी को हम कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि ये बराबर है Q इंटू 2l इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए ये जो टर्म है ये क्या है इस डाइपोल का, ये है इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये बराबर है इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये तो था इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये जो टॉर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं बल्कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये टॉर्क एज वेक्टर हम अगर रिप्रेजेंट करें तो यहां पर देखिए ये जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है ये है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। हमें पता है जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो बराबर होता है उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन वैल्यू। तो ये होगा इन दोनों वेक्टर्स का डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस डाइपोल मोमेंट है। क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मायने रखता है। यहां पर P क्रॉस E और E क्रॉस P दोनों का मैग्नीट्यूड तो यही होगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स में से जिसका भी डायरेक्शन टॉर्क के डायरेक्शन में होगा उसी को हम कहेंगे वो है ये टॉर्क। तो देखिए ये जो टॉर्क होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैं टेक्निकल टर्म में बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जिस पॉइंट में फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स ये होता है टॉर्क। सो इन सब बातों में बात ना करके अगर सिंपल टर्म्स में मैं कहूं तो मैं यही कहूंगा कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर टॉर्क अप्लाई होता है और वो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है या फिर रोटेट करने का टेंडेंसी रखता है तो जिस डायरेक्शन में ये रोटेट करता है या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा उस डायरेक्शन में अगर हम अपना राइट हैंड रखते हैं कुछ इस तरह से कि हमारी मुड़ी हुई उंगलियां उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो यहां पर मुड़ी हुई उंगलियां देखिए वही डायरेक्शन बता रहा है जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट ये डाइपोल रोटेट करेगा। और हमें अपने हाथ को प्लेस करना है उस प्लेन में जिस प्लेन में वो ऑब्जेक्ट है और वो रोटेट कर रहा है, अर्थात उसके प्लेन ऑफ रोटेशन में हमें हाथ को रखना होगा। तो फिर हमारा जो थंब है ये थंब ये रिप्रेजेंट करेगा टॉर्क के डायरेक्शन को। तो यहां पर थंब जो है देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मली आउटवर्ड्स डायरेक्शन। तो ये हो गया टॉर्क का डायरेक्शन। अब देखिए ये P क्रॉस E या E क्रॉस P कौन सा क्वांटिटी हमें यही डायरेक्शन देगा। अब जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पता करते हैं तब
इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं? हम दाहिनी हाथ को रखते हैं उस प्लेन में जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स एक्ट कर रहे हो, और पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हमारी उंगलियां मुड़ी हुई रहती है। तो फिर इस केस में थंब जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है वही होता है इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो इस केस में देखें, यही वो हाथ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था टॉर्क को। तो इसी के रेफरेंस से देखें, ये जो उंगलियां मुड़ी हुई है, क्या ये E से P के तरफ है या फिर P से E के तरफ है? तो फिर देखिए, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन क्या होगा? कन्वेंशन के हिसाब से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज के तरफ। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट, और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर देखें, ये जो उंगलियां मुड़ी हुई है ये इस डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क ये होता है एज वेक्टर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट।